पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हेरिडिटी वर्सेज एनवायरनमेंट पर पूरी चर्चा की थी और इसके बाद आगे का जो टॉपिक है आपकी पुस्तक में उसमें विकास के विविध आयाम या प्रकार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टाइप्स और डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, ये बिल्कुल बाल विकास का बेसिक हिस्सा है, इसलिए ठीक प्रकार से इसे समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो आयाम और एक सिद्धांत, इनमें से जरूर प्रश्न बनते हैं तो ध्यान करेंगे। विकास के मुख्यतः निम्नलिखित आयाम हैं जिनके आधार पर बालक का हम कहते हैं सर्वांगीण विकास या ऑल ओवर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। उसमें जो सबसे पहला नाम है, पहले नाम एक बार देख लीजिएगा। पहला जो आयाम है वो है शारीरिक विकास या शारीरिक अभिवृद्धि, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ के नाम से जानते हैं। दूसरा जो आयाम है वो है मानसिक विकास। इसे मानसिक के अलावा संज्ञानात्मक विकास, परिज्ञानात्मक विकास, अभिज्ञानात्मक विकास, प्रज्ञानात्मक विकास या बौद्धिक विकास के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसका नाम संज्ञानात्मक विकास है। तीसरा जो आयाम है वो है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। वास्तव में गहराई में देखें तो संज्ञानात्मक विकास का ये एक हिस्सा हुआ करता है, लेकिन अलग से इसको हम पढ़ते हैं भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट। चौथा जो आयाम है वो है संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। पांचवा जो आयाम है वो है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट। और छठवां और महत्वपूर्ण विकास का आयाम जो है वो है क्रियात्मक विकास। इसे मनोगत्यात्मक विकास या गतिक विकास भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मोटर डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो ये 6 जो हमारे विकास के आयाम हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके हम विस्तार से इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हमारा है शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या अभिलक्षण यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे पहचानते हैं कि शारीरिक विकास हो रहा है, या इसकी क्या भूमिका है हमारे शिक्षा शास्त्र में और बाल विकास में, उसको देखेंगे। चित्र में आप देख रहे हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट में एक छोटे से बढ़ता हुआ बच्चा दिखाया गया है। तो पहला बिंदु देखें, शारीरिक विकास से सीधा जो तात्पर्य है उम्र के अनुसार शरीर का आकार, शारीरिक अनुपात, नर्वस सिस्टम जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो बढ़े, दांत, मांसपेशियां, कुल मिलाकर शरीर के बाहरी और भीतरी अंग जो हम ग्रोथ में पढ़ के आए हैं वही चीज शारीरिक विकास कहलाती है। दूसरा बिंदु देखेंगे, शारीरिक विकास की गति विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। बिल्कुल होगी, कभी ये वृद्धि तेज होती है, कभी धीमी प्रतीत होती है। जैसे 3 साल की उम्र है, 9 से 11 वर्ष की उम्र है, उसके बाद जब किशोरावस्था पूर्ण हो रही है तब मैच्योरेशन आ रहा है। तो कुल मिलाकर शारीरिक विकास की गति अलग अलग आयु के टर्निंग पॉइंट्स पर भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक विकास का जो मुख्य क्षेत्र है वास्तव में वो वृद्धि या अभिवृद्धि, ग्रोथ ही है। ये आया हुआ प्रश्न है, शारीरिक विकास का कौन सा निम्न में से प्रमुखतम क्षेत्र है, तो उसका उत्तर जाएगा अभिवृद्धि या ग्रोथ। चौथा बिंदु है शरीर के बाहरी और आंतरिक अवयव हमारे जो होते हैं, यानी जो शरीर के हाथ पैर बाहर दिखाई दे रहे हैं ये बाहरी अवयव हैं। आंतरिक अवयव में जैसे हमारा फेफड़ा है, गुर्दा है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, लीवर, किडनी, ये सारी चीज़ें, तो ये अवयव भी विकास करते हैं। बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, शारीरिक अनुपात बढ़ता है, हमें दिखाई देता है कि शरीर की जो रेशियो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। पांचवा बिंदु है शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास में बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट पर गौर नहीं करेंगे बच्चे के पर, तो अन्य विकास भी प्रभावित हो जाएंगे। पहला सुख निरोगी काया की जो हम बात करते हैं। छठवां बिंदु है शारीरिक वृद्धि, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट पर आनुवांशिक गुणों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शरीर उसी से निर्मित होता है। उसके बाद परिवेश का, देखभाल का और पोषक आहार, तो उपरोक्त सभी आएंगे। आनुवांशिक गुण, परिवेश एवं देखभाल, पोषक आहार, उपरोक्त सभी से शारीरिक वृद्धि एवं विकास प्रभावित होगी। अब बात आती है कि शारीरिक वृद्धि और विकास की जानकारी एक अध्यापक को क्यों होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बालक के स्वास्थ्य आदि समस्याओं से हमारा शिक्षक अवगत हो सकेगा। हम लोग रुचि, दृष्टिकोण, व्यवहार बालक के हम समझ सकेंगे। एक विशेष आयु वर्ग के बच्चे से क्या अपेक्षा की जा सकती है, इस उम्र का बच्चा शारीरिक क्षमताओं के अनुसार क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, एक अध्यापक ये जान सकेगा फिजिकल ग्रोथ के जरिए। दूसरा जो विकास है बड़ा ही महत्वपूर्ण विकास है। सामान्य तौर पर हम इसे मानसिक या बौद्धिक विकास कह देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका नाम संज्ञानात्मक विकास है। इसे परिज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, अभिज्ञान भी कहते हैं,
प्रज्ञान भी कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। आइए सबसे पहले बिंदु क्रमांक 1 देखें। आइए इसको थोड़ा सा आकार में बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको ठीक तरह से बिंदुओं के जो क्रमांक हैं वो भी दिखाई देंगे। ये बिंदु क्रमांक पहला, बोल्ड भी कर देते हैं इसको। सामान्य शब्दों में कहें तो बालक की सोचने समझने की क्षमता जब बढ़ जाती है तो उसे मानसिक विकास के नाम से जाना जाता है। मानसिक विकास को हम बौद्धिक विकास भी कहते हैं, ज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा बिंदु है, सामान्यतः विद्वानों ने मानसिक विकास को निम्नलिखित क्षमताओं में बांट कर लिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगाइए। जब भी आप संज्ञान को समझने चलें तो आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। ये 8 चीजें जो आपके सामने इस समय दिखाई दे रही हैं, इन 8 चीजों से मिलकर संज्ञान मोटे मोटे तौर पर तैयार हो जाता है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। आप कोई चीज जब सामने देखते हैं तो उसकी एक चित्रीय धारणा आपके दिमाग में बनती है, आपके सामने वो प्रत्यक्ष हो जाती है। उसे हम परसेप्शन, व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। अवलोकन जब कोई करता है तो उसके दिमाग में एक चिंतन उत्पन्न होता है। अवलोकन करते हुए वो चीज़ों के बारे में सोचने समझना प्रारंभ करता है, तो ये भी चिंतन की प्रक्रिया है, तो इसलिए इसे संज्ञान का हिस्सा माना गया है। इमेजिनेशन, कभी कभी तर्क से ऊपर उठकर व्यक्ति ऐसी कल्पनाएं कर लेता है जिससे आने वाले युग को कुछ प्राप्त हो, या कुछ ऐसी कल्पनाएं भी हो सकती हैं जिनका कोई सिर पैर न हो, लेकिन कल्पना से वो फैंटेसी बना सकता है, परियों की कहानी बना सकता है। कुल मिलाकर वो ऐसी चीज की कल्पना कर सकता है जो आज हमारे सामने नहीं है। यह भी उसके दिमाग की शक्ति का ही एक रूप है। चिंतन, लॉजिकल जो हम कहते हैं, तर्कपूर्ण चिंतन करते हुए वो अपनी चीजों के लिए आगे बढ़ता है। 5वां बिंदु है प्रत्यय, यानी कंसेप्ट बनती है उसके दिमाग में। 6वां बिंदु है समस्या समाधान। देखिए, जब वो चिंतन करेगा, परसेप्शन क्लियर होगा, ऑब्जर्वेशन अच्छे से कर लेगा, कंसेप्ट क्लियर होगी, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में उसे प्राप्त होगी। संज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है स्मृति, और अंतिम जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है भाषा। भाषा भी संज्ञान का एक महत्वपूर्ण अंग है, और भाषा विकास को यद्यपि हम अलग से पॉइंट के रूप में भी पढ़ेंगे। तीसरा बिंदु देखें, मानसिक विकास को प्रमुखता प्रदान की गई है सारी दुनिया में। मानसिक विकास हमारे अन्य सभी विकासों का एक तरह से मूल है, चाबी है। मानसिक विकास ठीक है तो भाषा विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। कुल मिलाकर हमारा मस्तिष्क साफ सुथरा, मेंटल हाइजीन अच्छा है तो अन्य चीजें भी बहुत अच्छी तरह से विकसित होंगी। चौथा बिंदु देखें, मानसिक विकास होने के बाद बालक की चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है, अतः वे चिंतन के द्वारा अपने कार्यों को तार्किक ढंग से करने लगते हैं। जब मेंटल डेवलपमेंट होगा तो लॉजिकल क्षमता बढ़ेगी, लॉजिकल थिंकिंग बढ़ने से क्या होगा कि बच्चा चिंतन के द्वारा अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर पाएगा, समस्या समाधान कर पाएगा। मानसिक विकास से बालक की प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन की क्षमता बढ़ जाती है। जब बालक का मानसिक विकास हो जाएगा तो वो वस्तुओं में विभेदीकरण करने लगेगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि विभेदीकरण की क्षमता किस विकास से संबंधित है? मानसिक विकास से संबंधित है। ध्वनि को पहचानने लगेगा, धीरे धीरे वो अन्य प्रकार के विकासों में भी स्वतः आगे बढ़ने लगेगा। मानसिक विकास के कारण, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के कारण, मूर्त और अमूर्त वस्तुओं के संबंध और विभेद, इस चिंतन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी मानसिक योग्यताओं और क्षमताओं में वृद्धि और विकास, जिसके परिणाम स्वरूप बालक अपने बदलते हुए वातावरण में अच्छी तरह समायोजित हो जाए, जो भी चीज उसके सामने आए उन समस्याओं को सुलझाने लगे, मानसिक शक्तियों का उपयोग करने लगे, कल्पना, स्मरण, विचार, निरीक्षण, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, निर्णय कौशल, इन सब की योग्यता को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। ये जो बोल्ड और इटैलिक काला किया गया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक शक्तियाँ या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन कौन से महत्वपूर्ण एलिमेंट्स आते हैं, तो वो यहाँ से हैं: कल्पना, स्मरण, विचार, निरीक्षण, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय। अब बात आती है कि शिक्षक को संज्ञानात्मक विकास की जानकारी क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए ताकि सबसे पहले तो वो अपने बच्चों को कैटेगराइज कर सके सुविधा की दृष्टि से।
कौन मंद गति अधिगम है, स्लो लर्नर्स धीमी गति से सीखने वाले, कौन औसत हैं, एवरेज हैं, कौन ब्राइट या गिफ्टेड हैं, जिनको हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल यानी उच्च स्तरीय बुद्धि कौशल वाले कार्य देने हैं। जब आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि मेरी कक्षा में किस किस स्तर के विद्यार्थी हैं, तब हमारा जो अध्यापक है उस बच्चे को उस स्तर से संज्ञानात्मक विकास को समझते हुए अन्य अधिगम के कार्य कर सकेगा। 10वां जो अंतिम बिंदु है संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पर्याप्त जानकारी से विभिन्न आयु वाले अलग अलग मानसिक स्तर वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बन सकता है। सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, को कैरिकुलर एक्टिविटी, जो पढ़ाई लिखाई के साथ चलती हैं, उनका निर्धारण भी किया जा सकता है। कौन बच्चा वाद विवाद में जाएगा, कौन बच्चा किस कार्य में कर सकता है, कौन क्रिएटिव वर्क कर सकता है। अनुभवों का चयन एवं नियोजन किया जा सकता है। बहुत अच्छा शब्द है, आया हुआ वाक्य है ये। जब आप संज्ञानात्मक विकास के बारे में अच्छे से जानेंगे तो आप अपने अनुभव, एक शिक्षक के रूप में जो अनुभव हैं उनको ठीक प्रकार से सिलेक्ट कर पाएंगे और नियोजन यानी प्लानिंग भी उसकी कर पाएंगे। तीसरा जो विकास है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसकी विशेषताएं क्या हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखिए, वैसे तो भाषा विकास चिंतन से जुड़ा है, मूर्त और अमूर्त वस्तुओं के बीच में जो संबंध है, जो प्रतीक हैं भाषा के, उनसे जुड़ा हुआ है, अर्थात ये संज्ञान से जुड़ा हुआ है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा है। फिर भी चूंकि इसमें अन्य अवयव भी काम करते हैं, जैसे होंठ हैं, कंठ है, जिह्वा है, तो शरीर के अन्य अवयव भी काम करते हैं, इसलिए इसको हम अलग से भी भाषा विकास के रूप में पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु देखिए, जब बच्चा अपने भावों को व्यक्त करना चाहता है तो अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त करने लगे तो उसे भाषा विकास कहते हैं। अर्थपूर्ण शब्द में आने लगे। अब अर्थपूर्ण तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने पड़ेगा उसे? भाषा विकास में बच्चा ध्वनि करेगा, ध्वनि के सूक्ष्म अंतर, वर्ण, शब्द, वाक्य, काल, इसका अनुभव स्वाभाविक रूप से कर सकेगा। जैसे वो कह रहा गया था, मैं गया था, मुझे चाहिए, मैं खाऊंगा, तो वो कैसे कह के, उसे ये नहीं पता कि मैं ये टेंस में क्या चीज है, लेकिन उसे ये पता है, ये स्वाभाविक स्वतः अनुभव है कि वो किस काल के रूप में, किस रूप में बातचीत कर रहा है। जब वो इस अर्थ विन्यास को, वाक्य विन्यास को समझने लगे तो समझ लीजिए कि वो भाषा विकास में कदम रख चुका है। तीसरा बिंदु है भाषा विकास मानव की जन्मजात क्षमता तो है ही, क्योंकि जनरेटिव ग्रामर है। हर प्राणी का बच्चा थोड़ी ऐसी भाषा बोल पाता है जो मनुष्य का बच्चा बोल लेता है, तो जनरेटिव ग्रामर तो है ही, लेकिन अनुकरण की प्रवृत्ति और अर्जनीय कौशल भी माना जाता है। अनुकरण का अवसर नहीं दिया जाएगा तो जन्मजात क्षमता बेकार हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से अर्जित करते हुए वो भाषा को सीखता हुआ आगे बढ़ता है। तो तीसरा बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण माना जाएगा। चौथा बिंदु है भाषा विकास भी एक प्रकार से संज्ञानात्मक विकास ही है, क्योंकि मानसिक योग्यता का भाषाई विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक मानसिक योग्यताएं, चिंतन, मनन, अमूर्त प्रतीकों की व्यवस्था, किसी वस्तु के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, ये सब दिमाग में चलता है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास ही इसका एक बड़ा डोमेन माना जाता है। पांचवा बिंदु देखें, भाषाई विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? ऐसे सांकेतिक साधनों का विकास जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है, दूसरों के विचारों और भावों को समझ लेता है, उसे हम भाषाई विकास के नाम से जानते हैं। यानी अपनी अभिव्यक्ति कर ले और दूसरों के विचारों और भावों को समझ ले, दोनों ही काम अच्छे से कर ले। कभी कभी बिना कुछ कहे मौन से भी अनुभूति के द्वारा भी संप्रेषण हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अभिव्यक्ति भी कई तरह की होती हैं। मौखिक अभिव्यक्ति होती है, सांकेतिक अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति होती है। जैसे हमने कुछ कहा, मौखिक अभिव्यक्ति है। हमने कोई चित्र बना दिया, सड़क पर जो निशान बने हैं, सांकेतिक अभिव्यक्ति हैं। और हमने उस भाषा को लिख के दिया तो लिखित अभिव्यक्ति भी होगी। इस प्रकार से सातवां जो बिंदु है, भाषाई योग्यता एक कुशलता है, एक कौशल है। और भाषा योग्यता केवल जन्मजात ही नहीं होगा, बल्कि इसे अर्जित करना पड़ेगा। जनरेटिव ग्रामर केवल आएगा, बाकी चीजें तो आपको अर्जित ही करनी पड़ेंगी। भाषा वैज्ञानिक चाम्स्की ने कहा कि तकनीकी जो इसकी कुशलता है वो जन्मजात, एक हमारे साथ एक ग्रामर आता है जिसे जनरेटिव ग्रामर या आनुवंशिकी ग्रामर के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब बच्चे को समाज में छोड़ा जाएगा तो फिर वो अर्जन करते हुए भाषा को सीख लेगा। लेकिन जनरेटिव ग्रामर होते हुए भी अगर उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो भाषा विकास नहीं होगा उसका।
8वां बिंदु है भाषाई कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। अनुकरण करना, वातावरण के साथ अनुक्रिया करना, शारीरिक सामाजिक जो हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हैं उनकी पूर्ति के लिए मांग करना, ये भाषा का ही एक हिस्सा है। वास्तव में भाषा का जन्म क्यों हुआ है? छोटा बच्चा भूखा है, उसे दूध चाहिए। अब उसे जो भी सामाजिक शारीरिक मानसिक जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है, और जब वो अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है तो भाषा विकास होने लगता है। कुछ छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताने की वैज्ञानिकों ने कोशिश की है कि भाषा विकास किस तरह से होता है। 9 से 12 माह तक का बच्चा 3 या 4 शब्द आराम से सीख पाता है। उधर 1.5 साल का जब हो जाता है तो लगभग 10 से 12 शब्द ठीक ठीक बोलने लगता है, और 2 वर्ष की आयु तक 200 शब्द उसके कोश में आ जाते हैं। 3 वर्ष की आयु तक लगभग 1000 शब्द उसके पास होते हैं, और 16 वर्ष तक की आयु में आते आते उसके रोजमर्रा के और किताबों के स्कूल से सबसे मिलते हुए लगभग 1 लाख शब्द उसकी डिक्शनरी में पहुंच जाते हैं, उसके मस्तिष्क में स्थापित हो जाते हैं। तो ये एक मोटा मोटा अनुमान है पूरी दुनिया के बच्चों का। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो 1, 2, 3 शब्दों से आगे बढ़ते हुए 1 लाख शब्दों तक पहुंचता है। अगला जो हमारा विकास है वो है क्रियात्मक विकास, गामक विकास, और जो कि फेमस है, आप अच्छे से जानते हैं, मोटर डेवलपमेंट। मोटर वो जो चले, तो हाथ पैरों का होना, शरीर के चीज़ों का केवल होना तो शारीरिक विकास है, लेकिन उनका सक्रिय बनना, उनमें मोटर वो जो चलते रहना, क्रियात्मकता होना, ये गामक विकास के नाम से जाना जाता है। इसे मनोगतिक विकास के नाम से भी पुकारा जाता है। तो पहला बिंदु इसका समझेंगे, मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक विकास। इसका क्या तात्पर्य है? बालक की क्रियात्मक शक्तियां, क्षमताएं और योग्यताएं जो कार्य करने के लिए उसके शरीर को एक्साइटेड करती हैं, हाथ पैरों का संचालन, ये मनोगतिक विकास कहलाता है। दूसरा बिंदु देखिए, ऐसी शारीरिक गतिविधियां या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए हमें मांसपेशियों और तंत्र का कोऑर्डिनेशन चाहिए, उसे हम मनोगतिक विकास के नाम से जानते हैं। चलना एक गत्यात्मक क्रिया है, बैठना भी मनोगतिक क्रिया है, शारीरिक संतुलन बना लेना, खड़े हो जाना, चलना, ये सारी चीजें हमारी मनोगतिक विकास में कहलाती हैं। शरीर तो केवल पड़ा हुआ है, लेकिन जब वो गतिक रूप में कार्य करता है, हाथ पैर अंगुलियों का संचालन, तब हम उसे कहते हैं कि मोटर डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा बिंदु इसका देखिए, अगर पर्याप्त क्रियात्मक विकास नहीं होगा तो बालक के कौशलों में, उसके विकास में बाधा पहुंचेगी। देखिए, अगर कोई बच्चा पेंसिल से लिख रहा है, चित्र बना रहा है, तो हाथ पैर चलेंगे ना, उसके हाथ चलेंगे, अंगुलियां चलेंगी, पकड़ना सीखेगा पेन को। तो ये सारी चीजें मोटर डेवलपमेंट में आती हैं। अगर मोटर डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा तो कौशलों के विकास में बाधा पहुंचेगी। चौथा बिंदु देखिए, क्रियात्मक विकास के ज्ञान से शिक्षक को क्या फायदा होता है? यह फायदा होता है कि किस आयु में कौन से कौशल की योग्यता करवाए, और यदि उस आयु में उतना शरीर संचालन नहीं हो पा रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए उस बच्चे को विशेष कार्य करवाने की आवश्यकता होगी। बहुत बड़े विद्वान हरलॉक हुए। हरलॉक कहते हैं कि मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्र की समन्वित क्रियाओं द्वारा शरीर की गति पर जब हम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, नियंत्रण का मतलब कब करना है कब नहीं करना है शरीर संचालन, इसको हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। तो मसल्स और नर्वस सिस्टम जो है, उन दोनों से मिलकर ही हमारे शरीर का संचालन होता है। हमारा मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पूरे शरीर में जो सूचना तंत्र फैला है, उसके द्वारा हमारे हाथ पैरों की गति संचालित होती है। छठवां बिंदु देखें, सरल शब्दों में कहें, जब बच्चे ही कार्य करने की क्षमता और शरीर संचालन का विकास करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुछ क्रियात्मक बनने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो हम उसे क्रियात्मक विकास के नाम से जानते हैं। सातवां बिंदु बड़ा महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक विकास या मनोगतिक विकास या मोटर डेवलपमेंट 2 चर्चित प्रकार हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सबसे पहले है सूक्ष्म पेशीय कौशल, इसे फाइन मोटर स्किल के नाम से जाना जाता है। फाइन माने होता है बारीक,
जब बच्चे छोटी छोटी गति बारीकी का काम करते हैं तो इन्हें सूक्ष्म पेशी अवस्था या फाइन मोटर स्किल के नाम से जाना जाता है। इनके उदाहरण हमको याद करने हैं। लिखना सूक्ष्म पेशी कौशल है, ग्राफ पर कार्य करना सूक्ष्म पेशी कौशल है, सुई धागे का कार्य करना ये सूक्ष्म पेशी कौशल है, तर्जनी और अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को पकड़ना और उठाना ये सूक्ष्म पेशी कौशल है। यानी कुल मिलाकर नहने काम, बारीक काम जो हैं वो फाइन मोटर स्किल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आएंगे, निम्न में से सूक्ष्म पेशी कौशल छांटिए तो चलना, दौड़ना, उछलना और कूदना, और उसी के बीच में दिया होगा लिखना, तो लिखना सूक्ष्म पेशी कौशल माना जाएगा। दूसरा है स्थूल पेशी कौशल या ग्रॉस मोटर स्किल। जब बच्चे बड़ी गतिविधियों के साथ मोटे तौर पर काम करते हैं तो स्थूल पेशी कौशल कहलाता है, जैसे चलना, उछलना, कूदना, दौड़ना आदि। बच्चे का मोटर डेवलपमेंट देखिए आप, किस तरह ये चित्र दिखाई दे रहा है। बच्चा कैसे धीरे धीरे अपना सिर उठाता है, कैसे धीरे धीरे सहारे से बैठता है, फिर कैसे कुर्सी पे आ जाता है, फिर कुर्सी पकड़ के खड़ा होता है टेबल पकड़ के, फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, फिर बिना किसी सहारे के चलना फिरना शुरू कर देता है। ये पूरा चक्र लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड की साइड की तरफ, फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड की तरफ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी पहले यहाँ से चलेंगे, इस तरह से आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। इस तरह से बच्चे का एक गत्यात्मक विकास संपन्न होता है। ये समझने के लिए है, अपने मस्तिष्क के लिए। अब इसमें देखें, कुछ विद्वानों ने हमें सामान्य रूप से समझाने के लिए बताया है कि मोटर डेवलपमेंट किस तरह से होता है। 2 महीने का बच्चा है तो सिर उठा लेगा, 3 महीने का है करवट ले लेगा, रोल ओवर माने, 4 महीने का है तो वो किसी सहारे से बैठने लगेगा, 6 महीने का है बिना सपोर्ट के बैठने लगेगा, 7 महीने का है चीज़ों को होल्ड करना और खड़े होने की कोशिश करने लगेगा, 9 महीने का है तो सपोर्ट के साथ चलना शुरू कर देगा, जैसे 3 पहिए की गाड़ी के साथ, 10 महीने का है थोड़ी देर खड़ा होके लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, 11 महीने का कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो जाएगा, 12 महीने का है विदाउट सपोर्ट थोड़ा सा चलना शुरू करेगा, 14 महीने का जो बच्चा है वह थोड़ा पीछे होने लगेगा, 17 महीने का जो बच्चा है वो स्टेप्स उठाने लगेगा, 18 महीने का जो बच्चा है वो ऑब्जेक्ट को फीट से लात मार के गेंद वगैरह में देना शुरू करेगा। तो ये कुल मिलाकर के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने, 10, 11, 12, 14, 17, 18 महीने, एक 1.5 साल तक, 1.5 से 2 साल के बीच में लगभग उसका एक निखर के सामने आ जाता है रूप कि हाँ वो चलना फिरना ठीक तरह से कर पा रहा है। अगला जो हमारा विकास है वो है सामाजिक विकास, जिसे हम सोशल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या अभिलक्षण हैं, अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से, अच्छे मन से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। रटने का काम नहीं है, बस एक बार ध्यान पूर्वक चिंतन में उसको ले लेना है। इसके जो बिंदु हैं उनका फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं जिससे आपको ये ठीक प्रकार से दिखाई दें। थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूं। आइए, पहला बिंदु है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल है तो वो एनिमल, लेकिन समाज में रहना शुरू किया, तो हमें सामाजिक विकास की बात करते समय इसी वाक्य से शुरू करना पड़ेगा। बालक में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद शुरू होता है। सामाजिक गुण बालक में धीरे धीरे पनपते हैं, सने सने। ये गुण सामाजिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाते हैं। देखिए, जब हमारा बच्चा दूसरे को समझने लगे, माँ को पहचानने लगे, घर परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने देखने लगे, तो समझ लीजिए उसका सामाजिकरण हो रहा है। और वांछनीय परिवर्तन का क्या मतलब है? वो अवांछित नहीं बनेगा। जब वो दूसरों को समझेगा तो कोई ऐसी बात न कहेगा न करेगा जिससे अन्य लोगों की सीमा, मर्यादा और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। तो सामाजिक विकास या सामाजिकरण या सोशलाइजेशन के कारण व्यक्ति में वांछनीय परिवर्तन होते हैं। तो 5वां बिंदु कहता है कि सामाजिक गुणों के विकास की प्रक्रिया ही सामाजिक विकास है या सोशलाइजेशन है। 6वां बिंदु हमसे कहता है सामाजिक विकास का तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली भांति एडजस्ट करने की क्षमता। चित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह छोटे बड़े बच्चे आपस में बैठे हैं। सबसे छोटा बच्चा वो ध्यानपूर्वक अपने से बड़ों को देख रहा है और धीरे धीरे वो सबके साथ एडजस्ट होने लगता है। 7वां बिंदु है बच्चा जब अपने वातावरण में समायोजन करना सीख लेगा, एडजस्ट करना सीख लेगा, तो समझ लीजिए उसका सामाजिक विकास हो रहा है। कई लोग जो है बड़ी उम्र होते होते भी सामाजिक चीज़ों को समझ नहीं पाते, कुछ ऐसी बातें, ऐसा व्यवहार कर देते हैं जिससे ये सिद्ध होता है कि वे अभी पूरी तरह से समायोजित नहीं हैं।
उनके परिवार, संगी साथी, पड़ोसियों, इन सब के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। सामाजिक विज्ञानी हरलोक हुए। हरलोक ने बहुत अच्छी बात कही, सामाजिक विकास का क्या तात्पर्य है? सामाजिक प्रत्याशा। प्रत्याशा माने एक्सेप्टेशंस, क्या चाहते हैं हम बच्चे से, वैसा अनुकूल व्यवहार करने लगे तो हम उसे सामाजिक विकास के नाम से जानते हैं। 9वां बिंदु कहता है, सामाजिक विकास से बच्चा अपने सगे संबंधियों से मधुर संबंध बना लेता है। जब बच्चे में सामाजिक विकास हो रहा है तो उसके अंदर भाव और इमोशंस भी पैदा होंगे, क्योंकि दूसरे के प्रति कोई ना कोई भाव तो होगा हमारा। इसलिए कहा जाता है कि संवेगात्मक और सामाजिक विकास का सघन संबंध है, बड़ा डेंस रिलेशन है दोनों के बीच में। संवेगात्मक विकास को पूरी तरह सामाजिक विकास से और सामाजिक विकास को पूरी तरह संवेगात्मक विकास से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे आपका क्रोध है किसी के ऊपर तो दूसरा है ना, दूसरा चाहिए इसके लिए। आपका किसी के प्रति अनुराग है तो दूसरा चाहिए इसके लिए। तो इसलिए संवेग और आपके जो मनोभाव हैं वो सामाजिक विकास से जुड़े हुए विषय हैं। 10वां बिंदु देखिए, सामाजिक विकास की प्रक्रिया व्यक्ति की सहायता करती है किन किन रूपों में? सामाजिक मान्यताओं के रूप में, रीति रिवाजों के रूप में। परंपराओं के अनुकूल आचरण कौन करवाएगा? सामाजिक विकास करवाएगा। सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं बहुत सारे कारक। शरीर का ढांचा ठीक नहीं है तो आदमी उतना दौड़ भाग नहीं कर पाएगा, लोगों से मिलना जुलना उसका कमजोर पड़ जाएगा, शरीर में बीमारियां रहती हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बुद्धि कमजोर है, तो उसका सामाजिक विकास कैसे होगा? संवेग ठीक नहीं है, परिवार वातावरण कैसा मिला है, इस पर डिपेंड करेगा कि सामाजिक विकास कैसा होना है। तो ये सब चीजें हमारी स्वस्थ हों तो सामाजिक विकास भी बहुत अच्छा होगा, और सामाजिक विकास हमारा हम सक्रिय बने रहें तो ये सारी चीजें भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 12वां और अंतिम बिंदु सामाजिक विकास में है, सामाजिक विकास की प्रक्रिया की जानकारी के अभाव में शिक्षक बालक का पर्याप्त विकास नहीं कर सकता और शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा आया आपके पास कक्षा में, और कक्षा तो समाज का ही एक रूप है, पूरा लघु रूप है, उसके संगी साथी, टीचर्स, खेल का मैदान है। तो क्लासरूम में बच्चा पहुंच गया तो सामाजिक विकास तो बड़ा दायित्व हो गया हमारा, बहुत बड़ा। तो इसलिए सामाजिक विकास किसी भी रूप में जब हम 4 लोग इकट्ठे हों तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सामाजिक दायित्व क्या हैं। अपने दायरों और मर्यादाओं को समझ करके हमें कोई बात करनी चाहिए, तभी हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा। इसके बाद जो अगला विकास का आयाम है वो है संवेगात्मक विकास, जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं और अभिलक्षण हैं, और इसके बाद जो है हमें इससे जुड़े कुछ सिद्धांत भी पढ़ने को मिलेंगे, जैसे के.एम. ब्रिजेज का सिद्धांत है, डैनियल गोलमैन का भावनात्मक बुद्धि लब्धि का सिद्धांत है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अपन समझ रहे हैं कि संवेग क्या होते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो देखेंगे। संवेग का अर्थ होता है भाव या इमोशन, जो एक प्रकार की एक्साइटेड स्टेट है। देखिए, जन्म के साथ बच्चा एक्साइटमेंट ही लेकर आता है और धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट भावनाओं में बदल जाता है। भाव का जब आवेग आता है, एक जोर आता है, तब एक ऐसी अवस्था होती है जब व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। जैसे आप भयभीत हैं, आप क्रोधित हैं, आप घृणा कर रहे हैं मुझसे, आश्चर्य कर रहे हैं किसी साथी से, स्नेह है, विषाद है, तो ये सब संवेग या मनोविकार हैं जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित कर देंगे। आयु बढ़ने के साथ साथ ये स्पष्ट रूप से बालक में प्रकट होने लगेंगे। तीसरा बिंदु देखें, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ का प्रसिद्ध कथन है, कई बार आया है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि इमोशंस कैसे हैं, जो इमोजी आप जिन्हें कहते हैं, तो जैसा आपका इमोशन होगा वैसा आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिखाई देने लगते हैं। आमतौर पर हम ये पाते हैं। चौथा बिंदु देखेंगे, संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आना, भड़क जाना या उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे वो क्रोध हो। तो जरसील्ड का जो कथन है कि आवेश, भड़क उठना और उत्तेजित होना, ये संवेग है, बिल्कुल सही बात है। विद्वान हुए गोल्डार्ड, उनके अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। अब
हमने संवेग की कुछ कमियां तो बता दी कि भाई संवेग हमें उत्तेजित कर देता है, सामान्य अवस्था में नहीं रहने देता, लेकिन इसकी कुछ खास बात भी तो है, क्रियाओं का भी उत्तेजक है। अगर आप इमोशनली अटैच नहीं होंगे किसी चीज से तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, उस क्रिया को नहीं कर सकते। जिस चीज में आपको सफलता चाहिए उससे इमोशनली अटैचमेंट भी आपका होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा, प्रेम, विश्वास रखना बहुत आवश्यक है। छठवां बिंदु देखिए, वैशन और वर्ण विद्वान हुए, उन्होंने कहा संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ माने जो अंदर है, ऐसी भाव दशा है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजना पैदा हो जाती है और कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार दिखाई देने लगते हैं। यानी उत्तेजित व्यक्ति का शारीरिक व्यवहार सामान्य नहीं रहेगा, वो बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। सातवां जो बिंदु है उसमें अरस्तु कह रहे हैं संवेगों की स्थिरता और संवेगों का एडजस्टमेंट, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? इसके लिए उन्होंने एक वाक्य कहा, कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है ये बड़ा आसान है, किंतु सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन से क्रोध करना आसान नहीं है। इसके लिए भी हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आठवां बिंदु है संवेग सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे आनंद है, आशा है, उपलब्धि है, ये सकारात्मक संवेग हैं। और अनावश्यक चिंता करना ये नकारात्मक संवेग है। अननेसेसरी चिंता करना, अपने अभ्यास, अपने दायित्व, अपने कर्तव्य को छोड़कर केवल जो है एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बने रहना, ये कभी भी किसी व्यक्ति को, स्वयं को और जिससे आप मुखातिब हैं, उन दोनों को, किसी को भी प्रगति की ओर नहीं ले जा सकता। नौवां बिंदु देखो, जब कोई बालक संवेग की अवस्था में होता है तब उसका व्यवहार असामान्य हो जाएगा, हो ही जाएगा, क्योंकि उत्तेजना है, उसमें उत्तेजना देखने को मिलेगी और उसमें फिजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। 10वां बिंदु कहता है सरल शब्दों में संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था का दूसरा नाम है। 11वां बिंदु कहता है भय, क्रोध, घृणा, करुणा, आश्चर्य ये संवेग हैं और जब इनको प्रदर्शित करना बच्चा शुरू कर दे तो समझ लीजिए उसमें संवेगों का विकास हो रहा है। तो रोना बच्चे का अच्छा है, हंसना मुस्कुराना अच्छा है, किलकारी भरना अच्छा है, इससे सिद्ध होता है कि वो संवेगों के विकास की दशा में आगे बढ़ रहा है। 12वां बिंदु है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप संवेगात्मक रूप से बुद्धि रखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस रखते हैं, तो 3 बिंदु तो मुख्य हैं ही, विस्तार से समझेंगे डैनियल गोलमैन के सिद्धांत में। फिर भी यहां समझ लीजिए संवेगों को पहचानते हैं कि नहीं दूसरे के, संवेगों को समझते हैं कि नहीं और संवेगों पर नियंत्रण रख पाते हैं कि नहीं। हमारे कई बच्चे तो छोड़िए, हमारे शिक्षक साथी, हमारे प्रतिभागी, हमारे साथी हम ही लोगों में से ऐसे हैं जो अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। तो ये संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना, अपने बच्चे के लिए भी बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक चीज है। चौथा बिंदु इसी में जो दिया है 12वें का चौथा, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने और समायोजित होने की क्षमता का मुख्य संबंध सांवेगिक बुद्धि से है। संवेगात्मक और सामाजिक विकास जुड़े हुए हैं। नए लोगों में वो लोग अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे जिनका ईक्यू अच्छा है। ईक्यू क्या चीज होती है? इमोशनल क्वोशेंट, भावनात्मक बुद्धि लब्धि। इसके बारे में डैनियल गोलमैन को आगे हम पढ़ेंगे। यानी कुल मिलाकर हम सांवेगिक रूप से अगर बुद्धिमान हैं तो हम बहुत अच्छे प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। विकास के प्रतिमान, खुशी, ये सब हमारे भाव हैं। फ्राइड के मनोविज्ञान में भी प्लेजर प्रिंसिपल है, खुशी का सिद्धांत दिया है फ्राइड ने भी, तो वहां भी सिद्ध हुआ कि भावनाएं वहां भी हैं। खुशी का प्रतिमान ये कहता है कि जीवन का शुरुआती समय बहुत अधिक खुशी का होता है और जब वह संधि काल होता है, यानी जब किशोरावस्था लगने को, तूफान का काल जब आने को होता है, उस समय व्यक्ति बहुत ज्यादा हलचल की अवस्था में होता है। वाटसन ने क्या माना? शिशुओं में जन्म से भय, क्रोध और प्रेम ये संवेग पाए जाते हैं। ये किस तरह विकसित होते हैं, के.एम. ब्रिजेज हमें आगे समझाएंगे। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर भय, प्रेम और घृणा के भाव बच्चे में हम उत्पन्न कर सकते हैं। कहते हैं ना बच्चा ज्यादा मत चेंटो, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो यानी अनुबंधन के द्वारा हम उसके अंदर कई तरह के भाव चेक कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चे से अधिक बातचीत करने वाली माँ जो है वो अपने बच्चे में बहुत अच्छा संवेग और भाषा विकास कर पाएगी। 17वां बिंदु देखें, व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार, इमोशनल बिहेवियर, उसकी शारीरिक वृद्धि, बौद्धिक विकास, सामाजिक और नैतिक विकास को प्रभावित करता है। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में अनेक प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों को जन्म दे देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि संवेग से फिजिकल और फिजिकल से संवेग आपस में जुड़े हुए हैं।
18वां बिंदु जो अंतिम बिंदु है, संवेगात्मक विकास के कई कारक होते हैं जिनकी पड़ताल जांच पड़ताल शिक्षक को करनी चाहिए। जैसे बालक क्यों भयभीत है, बालक के परिवेश के प्रति क्या इमोशंस हैं, उन इमोशंस के आधार पर वो पढ़ पा रहा है ठीक से या नहीं, बालक के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे, उसे पर्याप्त सहयोग, स्नेह, महत्व और विश्वास मिले। इसलिए इमोशनल डेवलपमेंट को जानना जरूरी है। तो यहां तक हमने विकास के सभी आयामों को पढ़ा और इन आयामों के बाद विकासात्मक संवेग सिद्धांत यानी संवेगों से जुड़े कुछ सिद्धांत हैं, केएम ब्रिजेज का सिद्धांत, डैनियल गोलमैन का सिद्धांत, उसे हम अगले लेक्चर में समझने जा रहे हैं।